अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द ऑयल एंड गैस एसएमई B31.3 एंड ऑयल एंड गैस रिफाइनरी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। आज हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। पहला है एनसीआर, जिसको हम लोग नॉन कन्फर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं। दूसरा है टीक्यू यानी कि टेक्निकल क्यूई बोलते हैं। ये दोनों डॉक्यूमेंट हर ईपीसी कंपनी, जैसे हम लोग ईपीसी कंपनी में अगर जॉब करते हैं तो हर ईपीसी कंपनी के इंजीनियर को ये दोनों डॉक्यूमेंट हर ईपीसी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट डोजियर में मिलता है। जब हम लोग प्रोजेक्ट डोजियर बनाते हैं, मैकेनिकल डोजियर हो, उसको मैकेनिकल डोजियर भी आप कह सकते हो। जब हम लोग प्रोजेक्ट का डोजियर बनाते हैं मैकेनिकल कंप्लीशंस के लिए, तो उसमें ये दोनों डॉक्यूमेंट को हम लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम ये टॉपिक पे बात करेंगे कि एनसीआर एग्जैक्टली होता क्या है, नॉन कन्फर्मेशन रिपोर्ट क्या होता है और इसको कैसे जनरेट करते हैं, इसका पर्पस क्या है, इन सब टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। इसके एग्जांपल्स हम देके आपको समझाएंगे कि एग्जैक्टली एनसीआर क्या होता है, इसके एग्जांपल्स क्या है, इसमें कौन कौन से फील्ड हैं, क्या क्या डिटेल इसमें रहता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे टेक्निकल क्यूई क्या होता है, टेक्निकल क्यूई के बारे में, इसका पर्पस क्या है, ये इसमें इसका पर्पस क्या है और ये हम लोगों को ईपीसी कंपनी में क्या इसका टेक्निकल क्यूई का क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों का की डिफरेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा रिलेशन बिटवीन टेक्निकल डेविएशन एंड रिक्वेस्ट फॉर डेविएशन। तो इसमें रिलेशन मतलब टेक्निकल डेविएशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कि रिक्वेस्ट फॉर डेविएशन और टेक्निकल डेविएशन क्या है, टेक्निकल क्यूई क्या है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। एनसीआर के बारे में भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे क्या प्रोजेक्ट में क्या क्या होता है, मेजर एनसीआर क्या है, माइनर एनसीआर क्या है, इन सब टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली एग्जांपल भी समझेंगे। बेसिकली एनसीआर का अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप बात करें, डेफिनेशन बात करें, एनसीआर डॉक्यूमेंट एनीथिंग फाउंड ऑन द प्रोजेक्ट और वर्कशॉप दैट डू नॉट मीट द अप्रूव्ड ड्राइंग specifications, code, procedures. It formally recorded the problem, its severity and the required disposition, यानी कि रीवर्क, रिपेयर, एक्सेप्ट और कंक्लूजन और रिजेक्ट। यानी कि अगर इन सब टॉपिक पे अगर वो कुछ भी आप करते हो ऐसा, एनसीआर का मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, इसका नॉन कन्फर्मेशन रिपोर्ट होता है। यानी कोई भी काम या मटेरियल या कोई प्रोसेस स्पेसिफिकेशंस, ड्राइंग्स या एएसएमई कोड का रिक्वायरमेंट से अगर मैच नहीं करता है, सपोज कीजिए कि उसका रिक्वायरमेंट कुछ और था और आपने बाईपास कर दिया या उसके रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे आपने वो एक्टिविटी नहीं की, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए एनसीआर रेज किया जाता है कि आपने ये एक्टिविटी रॉन्ग एक्टिविटी किया है या स्पेसिफिकेशन को फॉलो नहीं किया या एएसएमई B31.3 को फॉलो नहीं किया, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए एनसीआर जनरेट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार कहता हूँ। एनसीआर का मतलब होता है नॉन कन्फर्मेशन रिपोर्ट। ये प्रोसेस के या प्रोसेस, एनसीआर का मतलब होता है कि नॉन कन्फर्मेशन रिपोर्ट यानी कोई भी काम, मतलब जो भी एक्टिविटी हमारे ऑयल एंड गैस में हो रही है, लाइक इरेक्शन, फैब्रिकेशन, अलाइनमेंट, रीकमिशनिंग, कमिशनिंग या फिर टेस्टिंग या एयर ब्लोइंग, जो भी एक्टिविटी हो रहा है, यानी कोई भी काम हो सकता है, मटेरियल हो सकता है या प्रोसेस का कोई भी स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं या ड्राइंग हो सकता है या एएसएमई कोड का कुछ हो सकता है। अगर एएसएमई कोड के रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे अगर वो एक्टिविटी नहीं मैच कर रही है, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए एनसीआर रेज किया जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर ड्राइंग के हिसाब से वेल्ड ज्वाइंट को 100% रेडियोग्राफी करना है लेकिन सिर्फ 50% ही एनडीटी यानी कि एनडीई नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन हुआ है, तो ये एक नॉन कन्फर्मेंस है। मतलब ये एक नॉन कन्फर्मेशन हो गया। सपोज कीजिए कि कोई हमारा लाइन था जिसको हमें 100% आरटी करना था या 100% रेडियोग्राफी करना था, हमने बाय मिस्टेक या हमने जानबूझकर या कैसे भी करके, हमको समझ नहीं आया, हमारे इंजीनियर को समझ नहीं आया, उसने लाइन का 50% ज्वाइंट को ही आरटी किया है और टोटल 100% को रेडियोग्राफी नहीं किया, लेकिन सिर्फ 50% को ही कर दिया।
तो ये एक नॉन कन्फॉर्मेंस हो गया। उस सिचुएशंस में क्यूए क्यूसी इंस्पेक्टर या क्लाइंट का इंस्पेक्टर, जो भी क्लाइंट का हो या अपना क्यूए क्यूसी का हो या क्लाइंट का हो, वो एनसीआर रेज करता है, मतलब वो एक नॉन कन्फॉर्मेशन रिपोर्ट रेज कर देता है। अब इसका पर्पस क्या था वो आपने समझ गया। वाई एनसीआर एग्जिट, अगर हम बात करें एग्जिस्ट, टू मेक श्योर every defect or deviation is tracked or investigate and either correct or formally accepted, so nothing unsafe or out of specification get used without proper approval। मतलब वो एनसीआर का मतलब हम इसके लिए देते हैं कि हम जो भी उसमें क्या है ना, उसका एक रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या वो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं या फिर उसको वैसे ही एक्सेप्ट किया जाए या फिर उसके कुछ और उसका अप्रूवल लिया जाए या प्रॉपर अप्रूवल लेना, विदाउट अप्रूवल आपने प्रॉपर अप्रूवल लिया जाए। इसका पर्पस यही है। इसका पर्पस की अगर बात करेंगे ताकि डिफेक्ट को ट्रेस किया जा सके, ट्रेस किया जाए, रिकॉर्ड हो जाए कि आपने क्या मिस्टेक किया है और उसका रूट कॉज को सर्च किया जाए, उसके लिए क्या करेक्टिव एक्शन है वो लिया जाए। तो इसके लिए करेक्टिव एक्शन डॉक्यूमेंट में हो जाए, जो भी आप करेक्टिव एक्शन होता है तो उसको डॉक्यूमेंटेशन के जरिए किए। तो अभी आप एक चीज समझिए, सपोज कीजिए कि आपको एक लाइन में एलटीसीएस का विंडोलेट लगाना था और एलटीसीएस के विंडोलेट में उसका वो शेड्यूल था XXX, मतलब वो XXX का शेड्यूल का एलटीसीएस का विंडोलेट आपको या ब्रांच आउटलेट लगाना था 300 रेटिंग का, और आपके पास 300 रेटिंग का है लेकिन वो एलटीसीएस का नहीं है, वो सीएस का है। और दूसरी बात कि वो XXX का नहीं है, वो सिंगल एक्स का है, मतलब एक्स्ट्रा लार्ज का शेड्यूल नहीं है, वो इसमें मतलब एक्सटेंडर शेड्यूल का है। तो अभी क्या हो गया कि आपने उसको इंस्टॉल कर दिया। अब या तो आपने इंटेंशनली इंस्टॉल कर दिया कि चलो काम खत्म हो जाएगा, प्रोग्रेस निकल जाएगा, एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, या दूसरा ये हो सकता है कि आपके पास वो आइटम अपने क्लाइंट से इशू किया और वो मिल नहीं रहा, उसकी वजह से आपने दूसरा लगा दिया काम कंप्लीट होने की वजह से। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो एज पर एएसएमई और ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो मटेरियल वहां पे यूज होना था वो मटेरियल वहां पे यूज नहीं हुआ, और इसने क्लाइंट ने आइडेंटिफाइड कर लिया कि आपने ये गलत चीजें वहां पे इंस्टॉल कर दी है, तो उसके लिए वो एक एनसीआर जनरेट करता है, नॉन कन्फर्मेशन कन्फर्मेंस होता है। तो उसके लिए वो अब उसका इन्वेस्टिगेशन होगा कि वो क्यों आपने वो गलत इंस्टॉल किया या फिर क्या प्रॉब्लम हो गई। तो अब वो होगा कि वहां से वो डेविएशन ले सकते हो, क्लाइंट से बात कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई इसकी जगह पे ऐसा ऐसा लग गया है, फिर डिजाइनिंग टीम उसको चेक करेगा क्या वो कैपेबल है। तो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन होने के लिए वो ऐसा होता है। अभी अगर टिपिकल एनसीआर फील्ड की बात करें कि एनसीआर में क्या क्या चीजें होती है, अगर एक एनसीआर फॉर्म्स है तो उसमें क्या क्या चीजें होता है। एक एनसीआर फॉर्म में क्या क्या चीजें होती है, तो सबसे पहला है कि एनसीआर नंबर और डेट, ये एनसीआर का नंबर और डेट होता है। सेकेंड है उसका वेयर फाउंड, शॉप, साइट, बिल्ड, आईडी, ड्राइंग नंबर, जो भी चीजें उसका डिटेल हो उसमें हम लोग देते हैं। एक्सेल सीट हम लोगों के पास होता है, जैसे हमारे प्रोजेक्ट पे अभी टोटल 7 एनसीआर ऑलरेडी मिल चुका है। उसमें कुछ कुछ ऐसा लॉजिक होता है जिसकी वजह से एनसीआर मिलता है। डिस्क्रिप्शन नॉन कन्फर्मेशंस, नॉन कन्फर्मेंस, क्लियर एंड स्पेसिफिक, जो भी चीजें होगा उसको वो डिटेल उसमें लिखना है। उसमें सेवेरिटी लिखना है कि वो मेजर है, माइनर है, क्रिटिकल है, ये उसका डिटेल देना है। फिर उसके बाद है उसका रेफरेंस रिक्वायरमेंट, ड्राइंग, स्पेक, एएसएमई क्लाउज के बारे में डिटेल देना है कि वो ड्राइंग का है, रेफरेंस का रिकॉर्ड ड्राइंग नंबर देना है या स्पेसिफिकेशन क्लाउज देना है, किसकी वजह से आपने ये दिया। जैसे हमें ड्राइंग में अगर दिख रहा था कि XXX लार्ज का उसका ब्रांच आउटलेट आ रहा है, हमारे पास स्टोर में नहीं था, हमने दूसरा मटेरियल वहां पे यूज कर दिया, एलटीसीएस की जगह हमने सीएस यूज कर दिया, तो इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो उसके बाद हो गया रूट काउज क्या है, इमीडिएट कंटामिनेशन, मतलब इसका आइसोलेट आइटम क्या था। उसके बाद है प्रपोज्ड डिस्पोजिशन, यानी कि रीवर्क, रिपेयर, एक्सेप्ट, कंसर्न, मतलब इसमें क्या करना है, हमने क्या प्रपोज किया आपको कि आपको क्या एक्टिविटी करना है। डिस्पोजिशन का मतलब कि उसमें रीवर्क करना है, रिपेयर करना है, या एक्सेप्ट विथ डेविएशन, अगर कुछ ऐसा डेविएशन, जैसे हमारा यूज होना था हमारा कितना XXX का विंडोलेट, और हमने वहाँ पे सिंगल एक्स्ट्रा, मतलब हमने स्टैंडर्ड शेड्यूल का लगा दिया है। तो अगर हम डेविएशन टेक्निकल टीम से बात करेंगे, अगर वो एग्री हो जाता है तो हम लोग उसको, लेकिन उसमें एक और प्रॉब्लम है, हमने एलटीसीएस की जगह सीएस लगा दिया तो वो कतई एग्री नहीं होगा।
तो कहने का मतलब है कि उसका रूट कॉज, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन क्या है उसके बारे में वो डिटेल उसमें देता है। दूसरा क्लोजर एविडेंस, मतलब रीटेस्ट रिपोर्ट, कुछ ऐसा फोटो है, इंस्पेक्शन साइन है, वो भी उसमें अटैच कर देते हैं। जैसे हम साइट पे देखें, हमको पता चल गया कि वो स्टैंडर्ड शेड्यूल का लगा है, प्लस CS का उसमें कोड लिखा हुआ है, तो उसका हम फोटो लेकर के भी उसमें, फिर उसके बाद क्लोजर एक्शन का फोटो भी हमको चाहिए कि क्लोज करने के बाद आपने जो फोटो डाला। NCR क्या होता है, सपोज कीजिए कोई स्पूल है और स्पूल आपने यार्ड में रख रखा है, और स्पूल क्या है कि वो ओपन कंडीशन में है, उसका आउटलेट जो है, स्पूल का जो ओपनिंग पॉइंट है उसको आपने क्लोज नहीं किया। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि भाई प्रिजर्वेशन की वजह से उसको आप क्लोज करके रखो, वरना स्पूल का जो इंटरनल लाइन है, लाइन गंदा हो जाएगा, उसमें सैंड जा रहा है, या फिर आपने प्रॉपर उसको स्टेक नहीं किया, प्रॉपर स्पूल को सही से आपने रखा नहीं है, वो मतलब सैंड के अंदर चला गया है, आप उसको केयर नहीं कर रहे हो लॉन्ग टाइम से, तो फिर हम उसका एक फोटो लेकर के उसका NCR जनरेट कर सकते हैं पुअर प्रिजर्वेशन के नाम से। प्रिजर्वेशन का आपको NCR दे सकते हैं। जैसे हमारा वॉल्व है, तो वॉल को आपने कहीं भी ड्रॉप कर दिया है, सैंड में रख दिया है, या कोई वॉल का क्लोजर पॉइंट नहीं है, वॉल दोनों साइड से ओपन है, जैसे अपना ये इंस्ट्रूमेंटेशन वॉल्व लाइक हमारा PSV है, PRV है, या कंट्रोल वॉल्स है, उसको आपने प्रॉपर केयर नहीं किया, आपने उसको वैसे ही ओपन कर दिया है, उसको सैंड में रख दिया है, तो इस टाइप का जो अगर आप प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो वो NCR जनरेट हो जाए। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि NCR एक डॉक्यूमेंट होता है जो बोलता है कि यहाँ कुछ गलत हुआ है, अब इसको कैसे सही करना है, वो प्लान लिखो और अप्रूवल लो। मतलब आपको सही करने के बाद 24 आवर में शायद क्लोज करना रहता है, फिर उसके बाद NCR जो रेज होगा, रेज होने के 24 आवर के अंदर में आपको क्लोज करके कंपनी को रिक्वायरमेंट उसको मेल भी करना रहता है। हम लोग बात करते हैं सेकेंड टॉपिक पे, व्हाट इज टेक्निकल क्यूरी। अगर टेक्निकल क्यूरी की बात करेंगे कि TQ, अब हम लोग बात करेंगे टेक्निकल क्यूरी के बारे में। टेक्निकल क्यूरी क्या होता है? A TQ is a written question raised the client or owner or engineering authority asking for the clarifications, missing data, interpretation or technical decisions about project document going। इन सब मतलब TQ और इट्स अबाउट क्लैरिफिकेशन और डिसीजन नॉट रिकॉर्डिंग फॉर डिफेक्ट। ये कोई NCR का टेक्निकल क्यूरी का मतलब है। अब बात करते हैं हम लोग TQ के बारे में। मैं जो आपको डेफिनेशन बताया हूँ टेक्निकल क्यूरी के बारे में, TQ का मतलब साफ साफ मतलब होता है कि टेक्निकल क्यूरी है। जैसे हम लोग भी टेक्निकल क्यूरी TQ रेस करते थे जब ड्राइंग, स्पेक या डेटा शीट में कोई कंफ्यूजन या मिसिंग डिटेल या क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है, तो इंजीनियरिंग या कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियरिंग या हमारा जो EPC जो भी हमारा PMC कंपनी होगा या फिर हमारा क्लाइंट होगा, उसका जो इंजीनियरिंग टीम से रिलेटेड होगा, उसको हम लोग मेल करेंगे। सपोज कीजिए मैं अपनी लाइफ की बता रहा हूँ कि एक लाइन था हमारा और एल्बो यहाँ से टर्न हुआ था। सपोज कीजिए कि ये लाइन है और यहाँ से एक एल्बो लग करके लाइन टर्न हुआ है, लाइन है ऊपर से डाउन हुआ है, एल्बो लगने के बाद ये लाइन जो है वो टर्न हुआ है, और टर्न होने के बाद वहां पे ज्वाइंट है एल्बो और पाइप का। एल्बो और पाइप का जो ज्वाइंट है और जस्ट ज्वाइंट के नियर बाई में सपोर्ट भी है, तो ज्वाइंट है फिर सपोर्ट है। अब उसी सपोर्ट में नीचे, जैसा कि आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, उसी सपोर्ट के नीचे साइड में एंकर भी आ रहा है। तो इतना तो पता है कि ज्वाइंट के नीचे एंकर सपोर्ट नहीं लगता है, या एंकर सपोर्ट नहीं लगेगा। जो एंगल हम लोग कोई भी सपोर्ट जो लगाएंगे वो ज्वाइंट के जस्ट नीचे तो नहीं लगेगा। तो इसके लिए मैंने टेक्निकल क्यूरी रेज किया था कि सर यहाँ पे ज्वाइंट आ रहा है और अपने यहाँ पे एंकर सपोर्ट दिया है। तो उसने क्या किया फिर कि एंकर का जो दो पार्ट होता है, दोनों साइड सपोर्ट के दोनों साइड में नीचे से लगता है, तो उसने एक साइड को डिलीट कर दिया और एक ही साइड वो एंकर लगा। तो इस तरह का हम लोग, अब हम उसको गलत तो लगा नहीं सकते क्योंकि ज्वाइंट के नीचे हम तो लगा देंगे, तो हम लोग क्या किए, उसको मेल किए, टेक्निकल क्यूरी किए। तो फिर उसको समझ में आया, तो उसने वन साइड, एंकर में जो दो पार्ट होता है जो सपोर्ट के दोनों साइड से लगता है पाइप के नीचे से, तो उसने एक साइड का इसको डिलीट कर दिया। तो वही है कि मतलब टेक्निकल क्यूरी का मतलब होता है कि टेक्निकल क्यूरी में जब ड्राइंग, स्पेक या डेटा शीट में कोई कंफ्यूजन आ जाए या मिसिंग डिटेल हो गया या कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए हो गया, तो इंजीनियरिंग का जो है वो हमारी तरफ से हम लोग उसको क्लाइंट को टेक्निकल क्यूरी रेज करते हैं। अब उसमें क्या है कि TQ में कुछ कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है, लाइक ड्राइंग में लिखा है कि पाइप सपोर्ट स्पेसिंग 3 मीटर है, लेकिन स्ट्रेस रिपोर्ट में लिखा है कि वो 2 मीटर है। मतलब ड्राइंग में लिखा है कि वो 3-3 मीटर पे सपोर्ट आना चाहिए, लेकिन अगर आप स्ट्रेस रिपोर्ट में देखेंगे तो उसमें 2-2 मीटर पे सपोर्ट आ रहा है। तो कंफ्यूजन हो गया कि भाई किसको फॉलो करें, तो उस केस में आप इंजीनियरिंग में TQ रेज करेंगे कि TQ 005 एक नंबर देंगे, प्लीज कंफर्म द फाइनल सपोर्ट स्पेसिंग एज पर द स्ट्रेस एनालिसिस और GA ड्राइंग।
टेक्निकल क्यूरी की अगर हम बात करेंगे तो टेक्निकल क्यूरी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम कुछ इम्पोर्टेंट आपको बताते हैं कि क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंट होता है। तो कहने का मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट द डेटा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट रिक्वायरमेंट बिटवीन टू, कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट रिक्वायरमेंट हो गया बिटवीन टू ड्राइंग्स और स्पेक के बीच में, तो हम लोग उसको टीक्यू रेस करते हैं। दूसरा है मिसिंग टेक्निकल डेटा, यानी कि उसमें डिज़ाइन, टेम्परेचर, प्रेशर, मटेरियल, ग्रेड, ये सब अगर उसमें मिसिंग है, कुछ ऐसा है, तो हम लोग टीक्यू रेस करते हैं। प्रपोजिंग एन अल्टरनेट मेथड, अगर हमको पता है कि भाई इसका अल्टरनेट मेथड क्या है, तो हम लोग उसको प्रपोज करते हैं। व्हेन यू नीड एनी फॉर्मल टेक्निकल डिसीजन बिफोर कंटिन्यू द वर्क, तब भी हम लोग टीक्यू यूज करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास जो सपोर्ट है लगाने के लिए, एसएस का जो सपोर्ट होता है, SS4, SS5, जो नीचे से ना 2 इंच की लाइन में स्मॉल बोर में लगता है, तो वहाँ पे 100 का एंगल आ रहा है। अब 100 का एंगल की जगह हमारे पास 1110 का एंगल है, तो हम 1110 का एंगल है, तो हम लोग जो यूज करेंगे 1110 का, तो हम लोग उसके लिए एक टीक्यू डालेंगे कि भाई 1110 की जगह हम लोग 100 एंगल की जगह हम लोग 1110 का एंगल यूज कर रहे हैं। बस एक फॉर्मूला है कि ये बता देना भाई, हम लोग ज्यादा ग्रेड का यूज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमको 1110 का यूज करना था और वहां पे हम 100 का एंगल यूज करते हैं, तो भी हमको टीक्यू यूज करना होगा और अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको टेक्निकल क्यूई के लिए लेना पड़ता है। अब मैं आपको एक टीक्यू का एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमारा TQ045 है, ड्राइंग हमारा P201, फ्लांज रेटिंग 600 रेटिंग है। फ्लांज का रेटिंग जो है वो 600 रेटिंग है, बट द वॉल्व डेटा शीट लिस्टेड इन द 300। अब वॉल्व के डेटा शीट में जब हम चेक करेंगे तो वो 300 में है, वॉल्व का डेटा शीट में 300 में है। प्लीज कंफर्म द रिक्वायर्ड रेटिंग वॉल्व, वी टैग नंबर इतना, प्रोवाइड द। वॉल्व के डेटा शीट में जो हमारा वॉल्व आ रहा है वो 300 रेटिंग का आ रहा है। तो वॉल्व जो इंस्टॉल होता है वो दो फ्लांज के बीच में इंस्टॉल होता है। अभी फ्लांज आ रहा है 600 का, वॉल्व आ रहा है 300 का, तो पॉसिबल नहीं इंस्टॉल होना। तो इसके लिए हम लोग टीक्यू रेस करेंगे कि वॉल्व नंबर जो है इतना इतना, उस वॉल्व का नंबर जो है इतना है, उसको देखिए क्या करना है। तो फिर क्या होगा कि डेटा अप्रूव करके वो देखेगा, फिर उसका कंक्लूजन ये होगा कि पाइप का जो 600 है उसको 300 करेगा, या वॉल का जो 300 है उसको 600 करेगा। तो हम लोग ऐसे टीक्यू रेस करते, किसी वॉल का मतलब डायरेक्शन हैंडल का कुछ ऐसा पंगा है, हमने उसको बता दिया कि भाई स्ट्रक्चर में फॉल हो रहा है, उसको मेल कर दिया, तो फिर वो बताएगा कि नहीं हैंडल को रोटेट कर दो, ड्राइंग को रेडलाइन करके हमको दे देगा। तो इस तरह से टीक्यू की फॉर्म में भी क्या क्या चीजें होती है। टीक्यू की फॉर्म में भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं लाइक टीक्यू नंबर, डॉक्यूमेंट रेफरेंस, डिस्क्रिप्शन ऑफ क्यूरी, प्रपोज्ड सॉल्यूशंस, ऑप्शनल है वो दे सकते हो, रिक्वायर्ड डेट फॉर द रिस्पॉन्स एंड क्लाइंट रिप्ले डिसीजन, सिग्नेचर एंड क्लोजर। तो इस केस में जो क्लाइंट का रिप्ले आएगा, क्लाइंट का रिप्ले यही आएगा कि वो वॉल को भी 600 रेटिंग का, क्योंकि लाइन वो 600 रेटिंग फ्लांज का है, तो फिर वॉल का जो रेटिंग है वो भी 600 कर देगा। ओके, अगर हम बात करें की डिफरेंस की, द पर्पस ऑफ एनसीआर, इसका पर्पस क्या है? एनसीआर रिकॉर्ड द नॉन कन्फर्मेशन, यानी कि कोई डिफेक्ट है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो उसको नॉन कन्फर्मेशन रिपोर्ट में रिकॉर्ड करते हैं। जबकि टीक्यू जो है आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन के लिए हम लोग मतलब पूछते हैं कि ऐसा क्या करें, हम लोग यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। When used, एनसीआर कब यूज किया जाता है? फॉर द डिस्कवर्ड डिफेक्ट ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन और टेस्ट। ड्यूरिंग इंस्पेक्शन के टाइम पे अगर क्लाइंट कुछ पकड़ लिया तो एनसीआर रेज करता है। टीक्यू हम लोग कब यूज करते हैं? व्हेन द समथिंग इज अनक्लियर बिफोर ड्यूरिंग द वर्क एंड डिसीजन रिक्वायर्ड, जब हम अगर कुछ काम करने जाएंगे, कुछ अनक्लियर हमको नहीं समझ में आएगा, तो हम लोग टीक्यू रेज करेंगे। आउटकम क्या है? एनसीआर जो है नीड टू करेक्टिव एक्सपन एंड डिस्पोजिशंस, रीवर्क, रिपेयर एंड एक्सेप्ट। टीक्यू क्या है? रिवाइज वर्क। टीक्यू का मतलब होता है उसको रिवाइज किया जाता है ऑफिशियली, टेक्निकल आंसर, क्लैरिफिकेशन, इंस्ट्रक्शन। हु इशू? एनसीआर यूजुअली रेज्ड फॉर द इंस्पेक्टर और QA/QC इन द शॉप एंड ओके, ये सब इशू करता है। बट TQ रेज्ड बाय द लाइक कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, ऑनर, मतलब हम लोग यूज करते हैं TQ, और वो जो NCR है वो हमारा QC टीम दे सकता है या तो फिर क्लाइंट दे सकता है। रिलेशन बिटवीन विथ द टेक्निकल क्यूरी एंड टेक्निकल डेविएशन एंड रिक्वेस्ट फॉर डेविएशन। एक रिक्वेस्ट फॉर डेविएशन नहीं चाहिए था।
नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि एनसीआर क्या है, फॉर एन एनसीआर इंस्पेक्टर डिफेक्ट नॉन कन्फर्मेशन रिपोर्ट, इंस्पेक्टर जो है वो डिफेक्ट करता है, डिटेक्ट करता है कुछ नॉन कन्फर्मेशन रिपोर्ट को, रेज एनसीआर विद द प्रोजेक्ट ईडीएमएस लॉन्ग, नोटिफाई द स्टेक होल्डर ऑल्सो, इमीडिएट करस्टिव एक्शन, आइसोलेट एंड टैगिंग, रूट कॉज फॉर द एनालिसिस, इसका रूट कॉज क्या है, इसका एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद है ऑनर इंस्पेक्टर रिव्यू एंड अप्रूव डिस्पोजिशन कैरी द करेक्टिव एस्पेक्ट, जो ऑनर हमारा होगा जैसे क्लाइंट है वो भी री इंस्पेक्शन, एविडेंस अपलोडेड एंड एनसीआर, ये सब हम लोगों को करना है उसमें। ओके दूसरा है फॉर टीक्यू के लिए, टीक्यू के लिए क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर प्रिपेयर टीक्यू फॉर्म, मतलब हम लोग उसको प्रिपेयर करते थे, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, क्वेश्चन, सजेशंस इन EQV, सबमिट प्रोजेक्ट इंजीनियर, एडनॉक और एनीवन योर क्लाइंट एनर्जी। ओके फ्रॉम क्लाइंट टेक्निकल डिफिनेशन, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एनसीआर का मतलब होता है दिस इज रॉन्ग, और टीक्यू का मतलब होता है व्हाट डू यू मीन, मतलब इसका मतलब क्या है। जैसे कहीं पे सपोर्ट दिया है 2 मीटर पे, कहीं पे सपोर्ट दिया है 3 मीटर पे, अब हम कौन से ड्राइंग को फॉलो करें। अगर मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करूं, कुछ एडिशनल बताऊं, दोनों डॉक्यूमेंट क्लाइंट अप्रूवल के बाद ही क्लोज होता है। जो दोनों डॉक्यूमेंट एक बार इश्यू हो गया तो फिर वो क्लाइंट अप्रूवल देगा तो क्लोज होगा। एनसीआर को क्लोज करने के लिए एविडेंस भी अटैच करना पड़ता है, यानी कि फोटो, टेस्ट रिपोर्ट, अपडेटेड आईटीपी, ये सब को अटैच करना होता है। जबकि टीक्यू क्लोज होता है जब क्लाइंट रिटर्न में क्लैरिफिकेशन दे देता है। सपोज कीजिए कि आपको वो मेल कर दिया तो वो टीक्यू क्लोज हो गया। ईपीसी कंपनी हर एनसीआर और टीक्यू को रिकॉर्ड करती है, जैसे हमने रिकॉर्ड करके रखा है वो उसको अटैच करते हैं कि जो भी होगा। ईपीसी कंपनी हर एनसीआर और टीक्यूआर को रिकॉर्ड करता है फाइनल डोजियर में लगाने के लिए, और एमडीआर होता है मैन्युफैक्चरिंग डेटा रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करने के लिए। फाइनल हैंडओवर के टाइम पे क्लाइंट चेक करता है कितना एनसीआर रेज हुआ, मतलब जब हम हैंडओवर करेंगे तो क्लाइंट चेक करेगा कितना एनसीआर रेज हुआ, कैसे क्लोज हुए और कैसे प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया। तो ये सब है। हाउ टू एक्सप्लेन, इसमें 2 टाइप का, मेजर एनसीआर, माइनर एनसीआर, क्रिटिकल एनसीआर। मेजर एनसीआर का मतलब है कस्टमेटिक नॉन फंक्शनल, लाइक कुछ पेंट स्क्रैच है, और जैसे स्मॉल वाला है, माइनर वाला है इफेक्ट, फिट, फंक्शन, टेस्टिंग, ये सब मेजर है। क्रिटिकल है सेफ्टी एंड प्रेशर कंटामिनेशन फेलियर, जैसे हाइड्रो टेस्ट फेलियर, कुछ ऐसा हो गया, स्टॉप वर्क, आइसोलेट, ऑनर इन्वॉल्वमेंट, ये सब हो गया माइनर एनसीआर। सपोज कीजिए कि आपको टेस्टिंग में ब्लाइंड लगाना था, आपने जो स्टैंडर्ड ब्लाइंड के अकॉर्डिंग कुछ और लगा दिया, प्लेट लगा दिया, वो प्लेट डैमेज हो गया या कुछ भी हो गया, तो वो सब माइनर क्रिटिकल एनसीआर हो गया। अगर मैं क्विक टिप्स की बात करूं, एनसीआर रेज करते वक्त क्लियर एंड स्पेसिफिक लिखा जाता है, जैसे ड्राइंग नंबर, वेल्ड नंबर, स्पेक क्लॉज, वो क्या डिटेल है उसका वो सारा लिखना है। टीक्यू रेज करते वक्त सजेस्टेड आंसर भी लिख दो तो ज्यादा अच्छा है। टीक्यू रेज करते वक्त क्लाइंट को इजी होता है रिप्ले करने में। दोनों डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड ईडीएमएस में, डॉक्यूमेंट कंट्रोल सिस्टम में मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेन करते हैं। अगर मैं आपको बात करूं तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा, तो दोस्तों फाइनली अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई हमारा एनसीआर क्या होता है और टीक्यू क्या होता है। मतलब नॉर्मली एनसीआर लोग बोलते हैं, समझ में नहीं आता, टीक्यू बोलेंगे, आप नए रहेंगे, नए इंजीनियर तो नहीं समझ में रखेंगे। तो बेसिकली ये आपको याद रखना है कि एनसीआर कब रेज होती है और टीक्यू कब रेज होता है। नॉर्मली इंटरव्यू में पूछता है, या ये याद रखो कि एनसीआर एक प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट है, प्रॉब्लम जब होगा तो एनसीआर मिलेगा। टीक्यू जो है एक क्लैरिफिकेशन के लिए है, आपको सजेशन चाहिए, आप डॉक्यूमेंट में कंफ्यूज हो गए हो तो उसको मेल कर सकते हैं। अगर आप ईपीसी प्रोजेक्ट में इंजीनियर हैं, सुपरवाइजर हैं, या क्यूसी सुपरवाइजर या इंस्पेक्टर हो, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको डेली लाइफ में यूज करता है, डेली लाइफ में आपको ये यूज होगा। ओके अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।